चलिए सर, आप सबका बहुत 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 स्वागत है मेरी लगभग सही आवाज़ के साथ में। आज हम लोग आगे के चैप्टर्स में मूव करेंगे। आज हम लोग मूव करेंगे अपने नए चैप्टर प्रोडक्शन के अंदर। उसके साथ दूसरा पार्ट आएगा, वो कॉस्ट होगा। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में दोनों को एक साथ में ही अपलोड कर दूं। सर, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अरे भैया, तुम जहां पर भी जाते हो, तुम किसी होटल में जाते हो, तुम किसी ट्यूशन टीचर के पास जाते हो, तुम कुछ सामान को खरीदने जाते हो, जो भी तुम गुड सर्विस कंज्यूम करते हो, तुमको उसके कंजम्पशन से क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। और वो क्या कहलाता है? यूटिलिटी। तो एक्चुअली हर वो प्रोसेस जो यूटिलिटी क्रिएट करने को हेल्प करती है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मैं भी प्रोडक्शन की प्रोसेस में हूं, क्योंकि मैं भी क्या क्रिएट कर रहा हूं? यूटिलिटी क्रिएट कर रहा हूं। सो प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, ये एक प्रोसेस है टू क्रिएट यूटिलिटी। मेरे ख्याल से ये बात तुमको समझ में आ रही होगी। सब प्रोडक्शन होता कैसे है? प्रोडक्शन चार फैक्टर्स के मिलने से होता है। तुम जितना भी प्रोडक्शन करोगे, दैट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विल डिपेंड अपॉन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो आप कहना चाहें वो कह दें। तो चार फैक्टर साथ में काम करते हैं मिलके, तो इन चारों के साथ मिलने के फंक्शन को कहा जाता है क्या? हम इसे क्या कहेंगे? प्रोडक्शन का प्रोसेस। और इन दोनों का आपस का रिश्ता प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशन। ओके सर, अब मुझे बताओ, तुमको याद होगा कि सर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार लोग मिलके काम करते हैं। तुम लैंड को पे करते हो रेंट, लेबर को पे करते हो वेजेस, कैपिटल को पे करते हो इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को पे करते हो क्या? प्रॉफिट। अब अगर मैं यहां पे एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाऊं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का, दिख रहा है क्या तुमको? RIP दिख रहा है क्या तुमको? RIP, ये RIP मिलके कहलाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सरप्लस, तो उसमें क्या होगा? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स होंगे। ओके सर, अगर इन चारों को जोड़ लेता हो तो इन चारों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? फैक्टर कॉस्ट। हमने इस पे पहले सप्लाई के टॉपिक में बात की थी। देन एक छोटा सा टॉपिक तुमको दिख रहा है कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट का। इसमें क्या होता है? देखो भाई, जो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू होगा, अगर तुम उसमें से क्या माइनस कर दो? टोटल कॉस्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। सर मतलब टोटल रेवेन्यू का मतलब तुम्हें अपना गुड सर्विस बेच के कितना पैसा मिला। टोटल कॉस्ट का मतलब जो तुमको पैसा लगा, तो उसका डिफरेंस अपने आप ही क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। जैसे सर, जैसे 20 रुपए टोटल रेवेन्यू था, 12 रुपए टोटल कॉस्ट थी, तो 8 रुपए क्या रहा होगा? 8 रुपए क्या रहा होगा? ये तुम्हारा टोटल प्रॉफिट रहा होगा। चलो सर, ये पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल टाइम पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन को देखो सर, ये क्वेश्चन में क्या है? आसान क्वेश्चन है, बस एक बार एक पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। किसी गुड को हम लोग बेच रहे हैं 10 रुपए में, और इतना आउटपुट, इतनी क्वांटिटी को बेच रहे हैं। तो चेक करो भाई, मान लेते हैं कि मैंने 6 यूनिट्स को बेचा और एक कितने में बेची? 10 में। तो 60 रुपए का टोटल रेवेन्यू होगा। यहां मुझे टोटल कॉस्ट क्या मिल रही है? 49। तो इसका मतलब मुझे 11 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये तुम लोगों ने सबके अंदर करना है, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं दिख रही है, तो मैंने उस स्क्रीन को, अगर तुम देख पा रहे हो, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दिया है। इनफैक्ट मैं भी खुद स्क्रीन के अंदर आता हुआ तुमको देख रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरा ध्यान रखा है कि मैं कहीं भी कंटेंट को कवर ना करूं। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि स्क्रीन को बड़ा किया जाए। ओके सर आप इतना ध्यान क्यों रखना पड़ता है? बच्चे हैं, अगर उनको कुछ समस्या होती है तो टीचर्स को समस्या होती है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। सर अब यहां से कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग देखो, एक छोटी सी बात तुमको बता रहा हूं। जो तुम्हारा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में इकोनॉमिक्स ने दो कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिफाई किए हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट रन, दूसरा कॉन्सेप्ट अपना होगा लॉन्ग रन। सर मतलब सबसे पहली बात, यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर तुम लोग को 12 महीने वाला चेक नहीं करना है। ये इकोनॉमिक्स चल रही है, अकाउंट्स को छोड़ दीजिए, उसका पेपर हो चुका है। सर शॉर्ट रन लॉन्ग रन का मतलब क्या होगा? सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए आप लोग को पता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नाम के चार अपने पास में फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन आगे इकोनॉमिक्स की थियोरीज पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम यहाँ पे लैंड फैक्टर एंड एंटरप्रेन्योर फैक्टर को इग्नोर करके सिर्फ किसकी बात करेंगे? लेबर एंड कैपिटल। तो हम लोग केवल दो ही फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, बाकी को छोड़ देने वाले हैं। अब अगर तुम दो ही फैक्टर्स पे काम करोगे, तो जहां पर भी ये माना गया,
जहां पर भी ये माना गया कि तुम्हारा लेबर फैक्टर जो है वो वेरिएबल है एंड कैपिटल फैक्टर जो है वो फिक्स है, तो वो तुम्हारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करने वाले हैं कि लेबर फैक्टर तुम्हारा वेरिएबल है और कैपिटल फैक्टर तुम्हारा क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, लेबर फैक्टर भी वेरिएबल हो जाएगा, कैपिटल फैक्टर भी वेरिएबल हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, यही हमारा लॉन्ग रन है। तो तुमको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रन, तो उसका आंसर फैक्टर्स के हिसाब से जाने वाला है। ओके सर, अब जब शॉर्ट रन में हम लोग होते हैं तो हम लोग को पता करना होता है सर हमारे पास में कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुमको दिख रहा होगा टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। ये नाम देखो फिर से सेम चल रहे हैं, टीपी, एमपी, एपी। पहले टीयू, एमयू, एयू आया था, अब आ गया है टीपी, एमपी, एपी। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर तुम सारे के सारे वेरिएबल इनपुट्स को यूज कर लो तो उससे टोटल कितना प्रोड्यूस कर पाओगे। सर मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है अगर मैं एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाऊं, यानी कि एक लेबर को बढ़ाऊं, तो मेरे आउटपुट में इंक्रीज कितना होगा, मेरे आउटपुट में चेंज कितना होगा, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। और अगर मैं एपी निकालना चाहूं तो एपी का मतलब होगा टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर, यानी कि हर लेबर के ऊपर मुझे कितना प्रोडक्ट मिल रहा है। तो तीन तुम्हारे पास में प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इसको और क्लियर करने के लिए मैंने एक बढ़िया सी टेबल बना के रखी है, बड़ी टेबल है, एक बार वो कहीं मुझे मिल जाए, अगर इसमें ना हो तो हम लोग को उसे खुद से बनाना पड़ेगा। पड़ी है सर, अच्छी सी टेबल है, तुमको दिख रही होगी। ये लो सर, कहाँ है, और भी कहीं थी ये रही, ये रही, सॉरी सर मुझे पहले दिखी नहीं। ये लो भैया, ये तुम्हारे पास में एक बढ़िया सी टेबल है। अब हम लोग ये तो एज्यूम कर ही चुके हैं कि तुम्हारा जो ये मैं बीच में आ रहा हूँ, यही तो समस्या थी जिसके चलते मैं उसको छोटा रखना चाह रहा था। सर ये लो, आई थिंक अभी ठीक दिख रहा है तुमको, मैं ऊपर से पिक कर लूंगा। चलिए सर, चलिए 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 सर, आ जाओ। ये देखो सर, पहले लेबर था ही नहीं सर। अरे लेबर नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे करोगे, अगर लेबर नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे करोगे, तो प्रोडक्शन जीरो होगा। कैपिटल फैक्टर को मैंने शुरुआत में भी एक माना, और चेक करके देख सकते हो सर आगे भी क्या हो रहा है, कैपिटल फैक्टर इज कांस्टेंट, हर बार में एक 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 करके ही चल रहा हूं। वहीं अगर लेबर फैक्टर की बात करोगे, लेबर फैक्टर की बात करोगे, चेक करके देखो लेबर फैक्टर में क्या सीन है। लेबर फैक्टर को धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं मेरे पास में एक बिल्डिंग है, और वो मेरा कैपिटल फैक्टर है जो मेरा फिक्स रहने वाला है। मेरी एक ट्यूशन क्लास चलती है, स्कूल चलती है, उस बिल्डिंग में 5 कमरे हैं। अगर एक भी टीचर नहीं होगा तो क्या बच्चे पढ़ा पाऊंगा, नहीं, जीरो प्रोडक्ट। एक टीचर होगा तो एक रूम ऑक्यूपाई होगा, 2 टीचर होंगे तो 2 रूम ऑक्यूपाई होंगे, 3 टीचर होंगे तो 3 होंगे, 4 होंगे तो 4, 5। तो इस तरीके से क्या होता रहेगा, लेबर के बढ़ने से रूम की ऑक्यूपेंसी बढ़ती रहेगी, और साथ साथ में क्या होगा, साथ साथ में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती रहेगी। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के बाद में कैपिटल फैक्टर क्या बोल देगा, हाथ जोड़ देगा, बस भाई और मुझे कितना यूज करोगे, रूम तो सारे ऑक्यूपाई हो गए, टाइम तो बचा ही नहीं है, तो अभी कहाँ जाए। तो प्रोडक्शन तुम्हारा बढ़ने की बजाय गिरना शुरू हो सकता है। तो यही तुमको चेक करना होता है कि मुझे एक कैपिटल फैक्टर पर मैक्सिमम कितने वेरिएबल फैक्टर्स को रखना है। तो चेक करके देखेंगे, सर पहले एक भी हमारे पास लेबर नहीं था, प्रोडक्शन जीरो था। हमने एक लेबर रखा, प्रोडक्शन जीरो से बढ़ के 5 हो गया। हमने दूसरा रखा तो सेकंड लेबर ने तुमको 12 का प्रोडक्शन दिया, तो पहले ने 5 का दिया, सेकंड ने और 12 का दिया, तो मिलके कितना हो गया, 17। तीसरे ने तुमको 15 का दिया, तो मिलके कितना हो गया, 32। यानी कि हर लेबर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन उसके बाद तुमको दिखाई देगा नेक्स्ट लेबर के आने से प्रोडक्शन बढ़ा तो सही, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ रहा था। यानी कि एमपी है तो पॉजिटिव, लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। और ये तुमको कहां तक दिखेगा, यहां भी दिखेगा। यहां आके देखो सर, एमपी तो जीरो हो गया, यानी कि अब जो तुम लेबर लाए हो उसने एडिशनल कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया,
उसने कुछ भी एक्स्ट्रा फायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन नुकसान भी नहीं किया। जो प्रोडक्शन पहले था वो पहले था, वही चल रहा है। सो 41 पहले था, आज भी कितना है, 41 है। यानी कि लेबर को इंक्रीज करने से आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन वो एंडलेसली नहीं बढ़ता है। वो तब तक ही बढ़ेगा जब तक तुम्हारा कैपिटल फैक्टर उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है। सर इसका मतलब ये कि जब तुम्हारे एंटरप्रेन्योर को, जब तुम्हारे ओनर को पता चल जाए कि अब नया लेबर लाने से तुम्हारा एमपी 0 हो गया है, तो वहां से तुम्हारा ओनर क्या करता है, वो दूसरा कैपिटल फैक्टर लेके आ जाता है। यानी कि वो दूसरी मशीन लेके आ जाएगा, दूसरी स्कूल खोल देंगे, नई बिल्डिंग बना देंगे। और अब क्या होगा, दो तुम्हारे पास में कैपिटल फैक्टर होंगे, और हम लोग कितने लेबर लगा देंगे, 12, क्योंकि 6 तक तो हम ट्राई कर चुके थे। तो अगली बार में क्या होगा, अगली बार में 2 मशीन्स और 12, 3 किया तो 18, 4 किया तो 24। ये बात मुझे लगता है तुमको समझ में आनी चाहिए। और यही शेड्यूल को हमने देखो डायग्राम में दिखाया। डायग्राम में चेक करेंगे, तुमको दिखाई दे रहा होगा एमपी। ये देखो एमपी को चेक करो, एमपी पहले बढ़ रहा था, फिर घटना शुरू हुआ, फिर 0 हुआ और फिर नेगेटिव हुआ। जहां पे एमपी 0 था वहां टीपी तुम्हारा क्या था, मैक्सिमम, वो 41। जहां एमपी नेगेटिव था वहां टीपी डिक्रीज हो रहा था, और जहां पर एमपी पॉजिटिव था वहां टीपी इंक्रीज हो रहा था। मैं टीपी को यहां से 3 स्टेजेस में देख सक रहा हूं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। सर पहला स्टेज क्या बोलता है, जहां पे टीपी इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि यहां तक टीपी इंक्रीज हुआ एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या बोलता है, सर टीपी इंक्रीज तो हुआ लेकिन एट डिक्रीजिंग स्टेज, डिक्रीजिंग रेट। और तीसरा स्टेज क्या बोलता है, सर टीपी डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे तुम टीपी के 3 स्टेजेस देख पा रहे हो। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सर क्या बोलते हैं, कहाँ गया, ये रहा। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, शॉर्ट रन लॉ एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ये सारे एक ही लॉ के नाम है, शॉर्ट रन लॉ के नाम है। ये लॉ क्या बोलता है कि जब आप लेबर फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो एक स्टेज तक तो प्रोडक्शन बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ता है, फिर सेकंड स्टेज प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन गिरती हुई स्पीड से, और तीसरे स्टेज में प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाएगा। यानी कि एमपी पहले स्टेज में बढ़ेगा और पॉजिटिव होगा, दूसरे स्टेज में एमपी गिरेगा बट पॉजिटिव होगा, तीसरे स्टेज में एमपी तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सर ये वर्ड वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है, देखो प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। यहाँ पे रेशियो किसका निकल रहा है, लेबर एंड कैपिटल फैक्टर का। पहले रेशियो 1:1 का था, फिर 2:1 का हुआ, कहीं जाके 4:1 का हुआ, कहीं जाके 7:1 का हुआ। तो ये तुम्हारा वेरिएबल प्रोपोर्शन बन जाता है। लेकिन अभी तुमको मैंने बताया कि एक बार शॉर्ट रन खत्म होने के बाद में हम तो लॉन्ग रन में शिफ्ट करेंगे। तो लॉन्ग रन में शिफ्ट कैसे करेंगे, देखो तुम लोगों ने किस फैक्टर को चेंज कर दिया था, कैपिटल फैक्टर को। दैट मीन्स अब कैपिटल फैक्टर भी तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा। तुम एक की जगह 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन, 5 मशीन भी लगाओगे तो तुम्हारा तो कैपिटल फैक्टर वेरिएबल हो गया, और उसी प्रोपोर्शन में लगाओगे जिस प्रोपोर्शन में यहां से छोड़ा था। यानी कि रेशियो हमेशा 6:1 होगा। दैट मीन्स लॉन्ग रन का नाम क्या रहेगा, लॉन्ग रन का नाम रहेगा लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। सर गजब हो गई, ये तो नाम का मतलब समझ में आ रहा है। नाम क्या होगा, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। ओके सर, चलिए सर अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी। तो तुम डायग्राम में देख पा रहे हो कि तुम्हारा एमपी कर जो होता है, एमपी कर ये वाला कर है जो पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और उसके बाद में नेगेटिव हो जा रहा है। और वहीं अगर तुम बात करोगे एपी कर की, जो बढ़ रहा है और वो भी आगे जाके घट रहा है, लेकिन एपी तुम्हारा कभी 0 या नेगेटिव नहीं होता है। अब देखो जहां एमपी और एपी इंटरसेक्ट करते हैं, यहां चेक करो, यहां जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो एपी का मैक्सिमम पॉइंट होता है। वो क्या होता है, एपी का मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो याद रखना, जहां एपी और एमपी बराबर होंगे वो एपी का मैक्सिमम पॉइंट होगा। जहां उस इंटरसेक्शन से पहले जहां पे एमपी तुम्हारा किससे ज्यादा है, एपी से, और एपी क्या हो रहा है, इंक्रीज। जहां पे एपी
जहां पे एपी तुम्हारा एमपी से ज्यादा है वहां एपी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये तुमको ध्यान रखना है, ये रिलेशन तुमको पूछा जाता है। ठीक है सर, ये लॉ तो हम लोग बात कर चुके, ये वही वापस। एंड इसके बाद में देखो फर्स्ट स्टेज जहां पे क्या था, एमपी इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। सेकेंड स्टेज एमपी डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव। तीसरा एमपी इज नेगेटिव। देखो स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज थर्ड आर नोन एज इकोनॉमिक एब्सर्डिटी। मूर्ख आदमी पहले और तीसरे स्टेज में काम करेगा, जो समझदार होगा वो सेकंड स्टेज में काम करेगा। ओके सर, चलिए सर, अब लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, लॉन्ग रन में तुम लोग क्या करोगे, मान लो कि पहले मेरे पास में एक मशीन 6 लेबर थे, अब मैंने 2 मशीन करे तो मैं 12 लेबर कर दूंगा, 3 मशीन करी तो 18 लेबर कर दूंगा, 4 करी तो 24 लेबर, इस तरीके से मैं चेंज करता रहूंगा। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये लॉन्ग रन होगा, जहां तुम्हारा कैपिटल फैक्टर भी चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, और लेबर फैक्टर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल। दोनों फैक्टर क्या बन जाता है, वेरिएबल। तो जब मैं दोनों फैक्टर्स को एक साथ में चेंज करता हूं तो इसको मैं बोल देता हूं चेंज ऑफ स्केल। वहां पे फैक्टर चेंज होता है, यहां पे स्केल चेंज होती है। जब स्केल चेंज करते हैं तो वहां पे लेबर फैक्टर भी चेंज होगा, कैपिटल फैक्टर भी चेंज होगा। अब देखो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लेना है सर, एक लेबर एक कैपिटल 6 लेबर, 3 कैपिटल 18 लेबर। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मैंने कितना टाइम स्केल को चेंज किया? मैंने स्केल को चेंज किया 3 टाइम्स। मैंने स्केल को चेंज किया 3 टाइम्स। जब मैं यहां था तब मैं 100 यूनिट्स बनाता था। अब तुम मुझे बताओ, जब मैं 3 टाइम्स स्केल को चेंज करूं और अगर प्रोडक्शन में चेंज हो, तो वहां से अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं कि सर अगर प्रोडक्शन भी 300 हो गया तो क्या कुछ स्पेशल हुआ? नहीं हुआ। तुमने स्केल भी 3 टाइम्स चेंज किया, प्रोडक्शन भी कितना हुआ, 100 से 3 टाइम्स 300। तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब चेंज इन प्रोडक्शन का जो प्रपोर्शन है वो किसके बराबर है, चेंज इन स्केल के प्रपोर्शन के बराबर है। सर अगर मान लो कि प्रोडक्शन होता है 250, तो ये तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, तुम्हारे रिटर्न्स तो कम हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहां तुमको नुकसान हो जाएगा, कॉस्ट तो 3 गुना लग जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन 3 गुना नहीं हुआ। सर 400 प्रोड्यूस कर दिया, सर 400, ये तो बढ़िया हो गया। तुमने स्केल को 3 टाइम्स किया, प्रोड्यूस कितना कर गए, 400, तो ये तुम्हारे लिए फायदे का मैटर है। तो इसे कहा जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो रिटर्न्स तुम्हारे इंक्रीजिंग होते हैं तो उसको हम लोग टेक्निकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं। इसका मतलब होता है प्रॉफिट वाला सौदा। जहां कॉस्ट तुम्हारी 3 गुना बढ़ेगी, सेल तुम्हारी 4 गुना बढ़ेगी, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ओके सर। सर डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होगा? मतलब तुमने जितना प्रोपोर्शन से स्केल को चेंज किया उतने से तुम्हारा आउटपुट नहीं बढ़ा, तो ये तुम्हारे लिए नुकसान का सौदा हो जाएगा। तुम लोगों ने कॉस्ट को 3 गुना बढ़ा दिया लेकिन प्रोडक्शन 3 गुना नहीं बढ़ा, तो तुम्हारे प्रॉफिट्स कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे सामने लॉन्ग रन का लॉ होता है। और इसके साथ में तुम्हारा प्रोडक्शन चैप्टर खत्म होता है। एक टॉपिक जो बिल्कुल रिलेट होता हुआ आता है इंडिफरेंस कर्व से। इंडिफरेंस कर्व जो हम लोगों ने कंज्यूमर में पढ़ा था, अगर तुमको याद हो, सर आईसी का मतलब होता था एक ऐसा कर्व जिसपे लाए करने वाले सारे पॉइंट क्या प्रोवाइड करेंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और हम लोग कितना कंज्यूम कर पाएंगे, 2 गुड्स। तो अगर वही बात अगर प्रोड्यूसर के लिए बोले कि सर एक ऐसा कर्व जहां पे क्या होगा, एक ऐसा कर्व जहां पे क्या होगा, 2 गुड्स को प्रोड्यूस करने के कॉम्बिनेशंस प्लॉट किए जाएंगे और सारे के सारे पॉइंट्स क्या शो करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स क्या शो करेंगे, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो वो कहलाएगा तुम्हारा ईसो क्वांट और ईसो प्रोडक्ट कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व का है तो कंज्यूमर लिखना है, ईसो क्वांट आए तो तुमको प्रोड्यूसर लिखना है। सर प्रॉपर्टी सेम है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टू राइट, कैनॉट टच एनी ऑफ द एक्सिस, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हायर दी ईसो क्वांट हायर दी प्रोडक्शन, एंड ये हमेशा कैसे होंगे, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होंगे। सर ईसो क्वांट मैप क्या होगा बताओ, ईसो क्वांट मैप भैया फैमिली ऑफ ईसो क्वांट कर्व्स। अगर एक ही ग्राफ के ऊपर बहुत सारे ईसो क्वांट बना दें तो वो क्या बन जाएगा, ईसो क्वांट मैप बन जाएगा। ये बात तो हम लोग को कॉस्ट टॉपिक के साथ में पढ़नी है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन चैप्टर। बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। तो मैं वीडियो को यहीं रोक दे रहा हूँ, 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, इससे लंबा वीडियो नहीं करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो आपके कॉस्ट पार्ट को लेकर आएगा और उसके बाद में हम लोग कर लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स और यहाँ अपनी मैक्रो खत्म हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और लोगों को इसके लिए अवेयर बनाएं कि जो टॉपिक्स हम शेयर कर रहे हैं वो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जिन लोगों को ये बुक का पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं अपने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।